नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309697523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, ये टॉपिक वाइज करंट अफेयर सीरीज का 20वां वीडियो है। इसमें भी हम लोग कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे, साथ में उससे रिलेटेड कुछ प्रश्नों की हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला टॉपिक, प्रत्युष टेलीस्कोप हाई रेजोल्यूशन रेडियो दूरबीन है यह, जिसे चंद्रमा के फार साइड पर स्थापित किया जाएगा। और इसे बनाया किसने है? तो इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे हम लोग इसरो नाम जानते हैं, इसके सहयोग से जो है बेंगलुरु में रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा बनाया गया है। तो यह दोनों जो है मिलकर इसे बनाए हैं। और प्रारंभ में इसे जो है इसरो प्रत्युष को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करेगा और बाद में जो है अंतरिक्ष एजेंसी इसे जो है चंद्रमा की ओर लॉन्च करेगी। तो इसे जो बनाया गया है इसरो और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा मिलकर बनाया गया है और इसे चंद्रमा की ओर लॉन्च किया जाएगा। प्रत्युष का जो फुल फॉर्म होगा वो प्रोबिंग रीओनाइजेशन ऑफ द यूनिवर्स यूजिंग सिग्नल फ्रॉम हाइड्रोजन का फुल फॉर्म होगा। और वैज्ञानिक अब चंद्रमा पर रेडियो टेलीस्कोप स्थापित करने की जो सोच रहे थे, ताकि उससे ब्रह्मांड से सिग्नल प्राप्त करने में जो है किसी प्रकार की बाधा ना आ सके, ना हो सके। इस प्रकार जो है प्रत्युष टेलीस्कोप को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा बनाया गया है और इसे जो है अंतरिक्ष एजेंसी चंद्रमा की ओर लॉन्च करेगी। आइए हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। अभी हाल ही में ताइवान में भूकंप आया है और यह भूकंप आया 4 अप्रैल को, और पिछले 25 वर्षों में जो आए भूकंप में सबसे तीव्रकारी जो भूकंप यह था। और रिक्टर स्केल पर जो इसकी जो तीव्रता मापी गई है वो 7.4 की इसकी तीव्रता मापी गई है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ताइवान जो है यह पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के किनारे स्थित है और रिंग ऑफ फायर में जो है दुनिया के लगभग 90% जो भूकंप आते हैं वो इसी क्षेत्र में आते हैं। और रिंग ऑफ फायर में मूल रूप से सैकड़ों सक्रिय ज्वालामुखी स्थित हैं और इसी बेल्ट में जो है सबसे अधिक भूकंप आते हैं। तो ताइवान जो है यह पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के किनारे स्थित है। रिंग ऑफ फायर बेल्ट का जो आकार है वह अर्धवृत्ताकार है, यह घोड़े की नाल जैसा है और इसका जो कुल एरिया जो फैला हुआ है वह लगभग 40,250 वर्ग किलोमीटर जो है यह फैला हुआ है। रिंग ऑफ फायर में टेक्टोनिक प्लेटों के लगातार खिसकने, टकराने या एक दूसरे के ऊपर या नीचे जाने के कारण जो है इतने सारे भूकंप आते हैं। तो सबसे अधिक भूकंप जो आते हैं दुनिया में वह पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के क्षेत्र में आते हैं। लगभग 90% जो भूकंप आते हैं वह इसी क्षेत्र में आते हैं और इसी में जो आपका ताइवान भी आता है, जहाँ पर 7.4 का अभी हाल ही में जो है आया है भूकंप यहाँ पर। और इस क्षेत्र में आपका बोलिविया, चिली, इक्वाडोर, पेरू, कोस्टा रिका, ग्वाटेमाला, मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, रूस, जापान, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, पापुआ न्यू गिनी, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड और अंटार्कटिका, ये सभी जो है रिंग ऑफ फायर में स्थित कुछ महत्वपूर्ण स्थान हैं। तो इस प्रकार जो है 4 अप्रैल को ताइवान में जो है 7.4 का तूफान आया है भूकंप का। आते हैं अगला जो टॉपिक है, सेबी ने स्कोर्स 2.0 को जो है लॉन्च किया है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जिसे हम लोग सेबी के नाम जानते हैं, इन्होंने अपने शिकायत निवारण प्रणाली का एक नया वर्जन लॉन्च किया है जिसका नाम स्कोर्स 2.0 रखा है। इसे इन्होंने लॉन्च किया है और इसमें जो शिकायतों के समाधान की जो समय सीमा रखी गई है आपके 21 दिन में, किसी प्रकार की अगर शिकायत है उसका समाधान 21 दिन में कर दिया जाएगा। शेयर बाजार विनियामक सेबी ने स्कोर्स पर निवेशक के आसान पंजीकरण के लिए जो है KYC पंजीकरण सुविधा भी इन्होंने इस प्रकार दी है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि शेयर बाजार जो नियंत्रित करता है वो आपका सेबी ही करता है और स्कोर्स के माध्यम से जो है यह आसान पंजीकरण के द्वारा जो है KYC की सुविधा ये लोग देंगे। बात कर लेते हैं हम सेबी के बारे में। सेबी जो स्थापना हुई थी वो 12 अप्रैल 1988 इसकी स्थापना हुई थी। बाद में जो है 30 जनवरी 1992 को सेबी अधिनियम 1992 के जरिए जो है इसे वैधानिक शक्तियाँ प्रदान की गई हैं और मूल रूप से इसका जो कार्य है वह प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करना और साथ में जो है
प्रतिभूति बाजार को बढ़ावा देना और विनियमित करना जो है ये सेबी का कुछ महत्वपूर्ण कार्य है। वर्तमान में सेबी का जो मुख्यालय मुंबई में स्थित है और इसके जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं वह आपके अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली में 4 जो इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। मुख्यालय जो इसका है वो आपके मुंबई में स्थित है। वर्तमान जो इसके चेयरमैन है वह माधवी पुरी बुच जो है इसकी चेयरमैन है और सेबी की नेतृत्व करने वाली पहली महिला है ये माधवी पुरी बुच। और सेबी ने जो है इस कोर्स 2.0 को लॉन्च किया है। अगला टॉपिक है वह भारतीय रिजर्व बैंक के 49 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसके उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 1 अप्रैल 2024 को मुंबई में भारतीय रिजर्व बैंक के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर जो है एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, RBI at 90, और इसका जो उन्होंने उद्घाटन समारोह किया है और उसके उपलक्ष्य में 90 रुपये के स्मारक सिक्का भी जो इन्होंने जारी किया है। इस प्रकार जो है भारतीय रिजर्व बैंक के जो स्थापना के टोटल जो है 90 वर्ष पूरा हो गया है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 तथा हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर जो है इसकी स्थापना हुई थी। तो हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर RBI की स्थापना हुई थी और RBI जो स्थापना हुई थी वह 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना हुई थी। पहले जो इसका मुख्यालय हुआ करता था वो कोलकाता हुआ था, बाद में 1937 में अस्थायी तौर पर जो है मुंबई से हस्तांतरित कर दिया गया। तो वर्तमान में जो RBI का मुख्यालय है वह आपका मुंबई में स्थित है। इसके पश्चात 1 जनवरी 1949 को जो है इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, अर्थात जो है भारत सरकार इसको अपने अंदर ले ली। वर्तमान जो शक्तिकांत दास हैं वह RBI के वर्तमान गवर्नर हैं। वर्तमान गवर्नर जो आपके शक्तिकांत दास हैं। इनके सदस्यों के बारे में बात कर ली जाए तो इसके जो 1 पूर्णकालिक गवर्नर होते हैं और 4 जो है अधिकतम 4 जो है उप गवर्नर हो सकते हैं। टोटल जो है 5 सदस्यीय है आपका RBI होता है, जिनमें 1 गवर्नर हो सकते हैं और 4 जो अधिकतम उप गवर्नर हो सकते हैं। तो इस प्रकार जो है भारतीय रिजर्व बैंक के 90 वर्ष पूरे हो गए हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ UPPCS 2024 के प्रीलिम्स का हमारा क्रैश कोर्स शुरू किया गया 3 अप्रैल से और यह जो कोर्स होगा हमारा दोनों भाषाओं में होगा। इसमें आपको करंट अफेयर, पेड क्विज, टेस्ट सीरीज, फुल पेड ग्रुप, कई टाइप के पेड ग्रुप हैं, जिनमें से आपको अगर फुल पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं इसकी जो फीस रखी हुई है 9000 रुपये रखी गई है। इसमें आपको फुल पेड ग्रुप मिलेगा, साथ में आपको कोई भी डाउट है उसको भी आप पूछ सकते हैं। एक अन्य ग्रुप है, इसमें आपको सिर्फ स्टडी मटेरियल मिलेगा, इसकी जो फीस रखी हुई है 65 रुपये रखी गई है। अगर आप यहाँ पर जो है 65 रुपये जो फीस रखी गई है ये विदाउट डिस्कशन की रखी गई है। अगर आप सिर्फ स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं इसकी जो फीस रखी हुई है 4000 रुपये रखी गई है। अगर आप सिर्फ पेड क्विज लेना चाहते हैं तो इसकी फीस रखी हुई है 1200 रुपये रखी गई है। UPPCS प्रीलिम्स 2024 के लिए हमारा जो कंटेंट तैयार किया गया वह 844 पेज का तैयार किया गया है, जिसमें आपको GS और प्लस करंट अफेयर सब कुछ इसमें रहेगा। और यह जो सिलेक्शन मटेरियल इसकी जो फीस रखी गई है आपकी 3000 रुपये इसकी फीस रखी गई है। आप इसको लेकर प्रीलिम्स की पूरी तैयारी कर सकते हैं। और ये हमारे दिए गए पेड ग्रुप के नंबर हैं, ये 3 नंबर हैं। इन 3 नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करिए जो है आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक, एबल पुरस्कार 2024। मिशेल टेलग्रांड जो फ्रांस के हैं, इन्हें जो है संभाव्यता सिद्धांत और रैंडमनेस के वर्णन करने के लिए जो है इन्हें एबल पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं एबल पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार से भी जाना जाता है। एबल पुरस्कार जो प्रदान किया जाता है वह नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा इसे प्रदान किया जाता है और इसमें जो पुरस्कार राशि दी जाती है वो 7.5 मिलियन नॉर्वेजियन क्रोनर की राशि प्रदान की जाती है। तो इस प्रकार जो है एबल पुरस्कार 2024 का जो खिताब है वह मिशेल टेलग्रांड को दिया गया है और ये आपके फ्रांस के हैं और इन्होंने जो है संभाव्यता सिद्धांत और रैंडमनेस का वर्णन करने के लिए इन्होंने यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला जो टॉपिक है जनजातीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण और संवर्धन केंद्र। केंद्रीय जनजाति मंत्रालय ने झारखंड के खरसावां एक ज़िला है और वहाँ पर एक जगह है पद्मपुर, वहाँ पर जनजातीय संस्कृति और विरासत संरक्षण और संवर्धन केंद्र की आधारशिला रखी गई है। आदिवासी समुदाय के समृद्ध विरासत को चित्रित करने और संरक्षित करने का ये एक प्रयास है और यह जो है आदिवासी समुदायों को उनके विकास में सहायता करने के लिए ज्ञान और सूचना केंद्र होगा। परीक्षा में सीधे प्रश्न पूछ सकता है आपके कि जनजातीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण और संवर्धन केंद्र का जो आधारशिला रखी गई वह किस राज्य में रखी गई है? तो आपके झारखंड में रखी गई है। अभ्यास लिमतिये 2024। यह जो अभ्यास होता है यह भारतीय सेना और सेशल्स रक्षा बलों के बीच इसका आयोजन किया जाता है और हाल ही में जो इसका जो है 10वां संस्करण आयोजित किया गया है 18 से 27 मार्च 2024 तक और यह जो है
सेशल्स में आयोजित किया है। इसका जो आयोजन होता है प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार होता है। पहली बार जो इसका संस्करण आयोजित किया गया था 2001 में इसका पहला संस्करण सेशल्स में आयोजित किया गया था। और यह जो अभ्यास है शांति स्थापना अभियानों के दौरान दोनों पक्षों के बीच सहयोग को बढ़ावा देगा जो भविष्य में। इस प्रकार जो है अभ्यास लिमतिया 2024 यह भारत और सेशल्स के मध्य आयोजित होता है। यह एक संयुक्त अभ्यास है, प्रत्येक जो है 2 वर्ष में एक बार होता है। पहली बार इसे 2001 में इसका आयोजन किया गया था। दुनिया के सबसे शक्तिशाली लेजर रोमानिया के एक अनुसंधान केंद्र ने जो है दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर जो है वो बनाया है। और इसका जो उपयोग होगा वह स्वास्थ्य से लेकर अंतरिक्ष तक हर चीज़ की क्रांतिकारी जो है प्रगति ला सकता है। और इसे जो है फ्रांस की कंपनी थियर्स द्वारा इसका विकास किया गया है। और वर्ष 2018 में जो है फ्रांस के जेरार्ड मोरो और कनाडा के डोना स्ट्रिकलैंड ने जो है अत्याधुनिक सटीक उपकरणों के विकास उनके निर्माण के लिए जो है लेजर शक्ति का उपयोग करने के लिए इन्हें 2018 में नोबेल भौतिक पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो इसके कारण ही जो है इन्हें नोबेल पुरस्कार 2018 प्रदान किया गया था। और इसके जो संभावित उपयोग हैं, इसके जो है संभावित उपयोगों में रेडियोधर्मिता की अवधि को कम करना और परमाणु कचरे को ट्रीटमेंट करना, और जो अंतरिक्ष में जो कचरा काफ़ी जमा हो जाता है उसको साफ करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार जो है दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर जो बनाया गया है ये रोमानिया में बनाया गया है और इसे जो है थियर्स कंपनी ने विकसित किया है। और अत्याधुनिक सटीक उपकरणों के निर्माण के लिए लेजर की शक्ति का उपयोग करने के लिए जो है वर्ष 2018 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था जेरार्ड और डोना को। इससे रिलेटेड हम लोग कुछ प्रश्नों को हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला जो स्टेटमेंट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के सहयोग से बेंगलुरु में रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट प्रत्युष टेलीस्कोप बना रहा है। दूसरा स्टेटमेंट, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने स्कोस 2.0 लॉन्च किया है। रोमानिया में दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर बनाया गया है। चौथा जो स्टेटमेंट है, जनजातीय संस्कृति और विकास के संरक्षण और संवर्धन केंद्र की आधारशिला बिहार में रखी गई है। इसके लिए 4 विकल्प दिया गया, विकल्प आप लोग पढ़ लीजिए। पहला जो स्टेटमेंट वह सही है, इसरो के सहयोग से बेंगलुरु में प्रत्युष टेलीस्कोप बनाया जा रहा है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के सहयोग से। दूसरा जो स्टेटमेंट यह भी सही है कि सेबी ने जो है स्कोस 2.0 को लॉन्च किया है। और तीसरा जो स्टेटमेंट यह भी सही है कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली लेजर को बनाया गया है रोमानिया में। चौथा जो स्टेटमेंट यह गलत है क्योंकि जनजातीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण और संवर्धन की जो आधारशिला रखी गई वो बिहार में नहीं रखी गई बल्कि झारखंड में रखी गई है, इस प्रकार जो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 और 1 2 3 आपके ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला जो प्रश्न है, यहाँ पर 3 स्टेटमेंट हैं। हाल ही में ताइवान में 7.4 रिक्टर स्केल का भूकंप आया है। रिंग ऑफ फायर बेल्ट का आकार वृत्ताकार है। ग्वाटेमाला, मैक्सिको और फिलीपींस रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में शामिल हैं। केवल 1 3, केवल 2 3, केवल 1 2 या सभी। हाल ही में ताइवान में जो है वो 7.4 रिक्टर स्केल का भूकंप आया है। जो स्टेटमेंट सही है। रिंग ऑफ फायर बेल्ट का जो आकार है वह वृत्ताकार है, यह स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इसका जो आकार है वह अर्धवृत्ताकार है, वो आपका अर्धवृत्ताकार है। तो दूसरा जो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ग्वाटेमाला, मैक्सिको और फिलीपींस जो है यह रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में शामिल है। तो यह जो स्टेटमेंट आपका सही है। तो इस प्रकार जो है केवल 1 और 3 आपके ऑप्शन ए में दिया गया है। दूसरा जो स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इसका जो आकार हुआ आपका वो अर्धवृत्ताकार है। आरबीआई के संदर्भ में यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको सही स्टेटमेंट की पहचान करनी है। नरेंद्र मोदी ने 1 अप्रैल 2024 को मुंबई में भारतीय रिजर्व बैंक के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 90 रुपये का एक स्मारक सिक्का जारी किया है। इसकी स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर की गई थी और इसके सदस्यों में एक पूर्णकालिक गवर्नर और अधिकतम 4 उप गवर्नर हो सकते हैं। विकल्प आप लोग पढ़ लीजिए। पहला जो स्टेटमेंट यह सही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अप्रैल 2024 को मुंबई में आरबीआई के 90 वर्ष पूरे होने पर 90 रुपये का एक स्मारक सिक्का इन्होंने जारी किया है। और आरबीआई जो गठन किया गया था वह हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर इसका गठन किया गया था वर्ष 1935 में। और इसके सदस्यों में एक पूर्णकालिक गवर्नर होते हैं और 4 जो है उप गवर्नर हो सकते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वर्तमान में कौन कौन उप गवर्नर के पद पर नियुक्त हैं आरबीआई के। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बाद में आपको अगले नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसका उत्तर आपको बता दिया जाएगा, लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोग
कॉपी पेन लेकर जरूर बैठा करिए, जिससे जो भी फैक्ट आपको उपयोगी लगे आप लोग नोट करते चलिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।